सेक्शन 498 AIPC के दुरुपयोग पर सुप्रीम कोर्ट का ऐतिहासिक फैसला। राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017। इंट्रोडक्शन। भूमिका। नमस्कार, स्वागत है आपके अपने चैनल मेंस राइट्स और लीगल प्रोटेक्शन में। आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करेंगे राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 केस के बारे में, जो भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए एक ऐतिहासिक निर्णय है। 498A का मूल उद्देश्य महिलाओं को दहेज उत्पीड़न, डाउरी हरासमेंट से बचाना था, लेकिन समय के साथ इस धारा का बड़े पैमाने पर दुरुपयोग किया जाने लगा। इसी गंभीर समस्या को ध्यान में रखते हुए सुप्रीम कोर्ट ने 27 जुलाई 2017 को इस मामले में महत्वपूर्ण दिशा निर्देश गाइडलाइंस जारी किए। तो आइए इस केस का पूरा विवरण समझते हैं। केस बैकग्राउंड। मामले की पृष्ठभूमि। इस केस की शुरुआत तब हुई जब राजेश शर्मा नामक व्यक्ति के खिलाफ IPC की धारा 498A के तहत झूठी शिकायत दर्ज की गई। उन्होंने आरोप लगाया कि उनके खिलाफ दर्ज मामला दुर्भावना से प्रेरित था और इसका मकसद उन्हें परेशान करना था। राजेश शर्मा का कहना था कि धारा 498A के तहत झूठी शिकायतों का दुरुपयोग इतना बढ़ गया है कि निर्दोष लोगों को बिना जांच के ही गिरफ्तार किया जाता है, जिससे उनके व्यक्तिगत और पेशेवर जीवन पर गंभीर असर पड़ता है। इस मुद्दे को संज्ञान में लेते हुए सुप्रीम कोर्ट की न्यायमूर्ति के गोयल, जस्टिस AK गोयल और न्यायमूर्ति यू ललित, जस्टिस यू ललित की पीठ ने इस पर विस्तृत विचार किया और महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। सुप्रीम कोर्ट गाइडलाइंस। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देश। सुप्रीम कोर्ट ने धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिशा निर्देश जारी किए। 1. फैमिली वेलफेयर कमेटी, परिवार कल्याण समिति का गठन। प्रत्येक जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विसेज अथॉरिटी के माध्यम से एक फैमिली वेलफेयर कमेटी का गठन किया जाएगा। इस समिति में 3 सदस्य होंगे, जो निम्नलिखित श्रेणियों से लिए जा सकते हैं। पैरा लीगल वॉलंटियर्स, परा लीगल वॉलंटियर्स, सामाजिक कार्यकर्ता, सोशल वर्कर्स, सेवानिवृत्त व्यक्ति, रिटायर्ड पर्सन्स, कार्यरत अधिकारियों की पत्नियां, वाइव्स ऑफ वर्किंग ऑफिसर्स, अन्य नागरिक, अदर सूटेबल सिटीजन्स। इन सदस्यों को समय समय पर जिला एवं सत्र न्यायाधीश, जो जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी होते हैं, द्वारा समीक्षा की जाएगी। 2. शिकायतों की जांच प्रक्रिया। धारा 498A के तहत दर्ज प्रत्येक शिकायत को सबसे पहले इस फैमिली वेलफेयर कमेटी के पास भेजा जाएगा। समिति को शिकायत प्राप्त होने की तिथि से 1 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी। इस रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधिकारी या मजिस्ट्रेट शिकायत पर आगे की कार्रवाई करेंगे। जब तक समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत न करे, आरोपी की गिरफ्तारी नहीं की जाएगी। 3. जांच अधिकारी के लिए विशेष प्रशिक्षण, स्पेशल ट्रेनिंग फॉर इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर्स। धारा 498A और उससे संबंधित मामलों की जांच केवल उन पुलिस अधिकारियों द्वारा की जाएगी जिन्हें इस विषय पर विशेष रूप से कम 4 माह का प्रशिक्षण दिया गया हो। 4. जमानत प्रक्रिया, बेल प्रोसीजर। यदि जमानत याचिका, बेल एप्लीकेशन दायर की जाती है और उसमें लोक अभियोजक, पब्लिक प्रोसिक्यूटर या शिकायतकर्ता को कम से कम 1 दिन का नोटिस दिया गया हो, तो अदालत को यथासंभव उसी दिन उस पर निर्णय लेना चाहिए। केवल विवादित दहेज सामग्री की बरामदगी के आधार पर जमानत को खारिज नहीं किया जाएगा, यदि पत्नी या बच्चों के भरण पोषण के अधिकारों की सुरक्षा की जा सकती हो। 5. अनिवासी भारतीयों NRIs के लिए विशेष प्रावधान। जो व्यक्ति भारत के बाहर रहते हैं NRI, उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस या पासपोर्ट जब्त करने जैसे कदम बिना उचित कारण के नहीं उठाए जाएंगे। 6. वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग। आरोपी के परिवार के सदस्यों, विशेष रूप से जो व्यक्ति बाहर के शहर में रहते हैं, उन्हें व्यक्तिगत रूप से अदालत में उपस्थित होने की आवश्यकता नहीं होगी। ट्रायल कोर्ट ऐसे मामलों में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई कर सकता है। कोर्ट ऑब्जर्वेशन। न्यायालय की टिप्पणी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक गंभीर चिंता का विषय है कि धारा 498A के तहत बड़ी संख्या में मामले दायर किए जा रहे हैं, जिनमें से अधिकांश शिकायतें तात्कालिक गुस्से की ऑफ द मोमेंट में की जाती हैं और कई शिकायतें वास्तविक नहीं होती। सिविल सोसाइटी की न्याय प्रक्रिया में सहायता के लिए एक प्रभावी उपाय हो सकता है। इसके साथ ही जांच अधिकारियों और ट्रायल कोर्ट के न्यायाधीशों को संवेदनशील बनाना भी जरूरी है। इम्पैक्ट ऑफ द जजमेंट। निर्णय का प्रभाव। इस फैसले का समाज पर बड़ा प्रभाव पड़ा। धारा 498A के तहत झूठे मामलों में गिरावट देखी गई। निर्दोष व्यक्तियों की गिरफ्तारी में कमी आई। फैमिली वेलफेयर कमिटीज के गठन से मामलों की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित हुई।
NRI मामलों में राहत प्रदान की गई, जिससे उन्हें अनावश्यक उत्पीड़न से बचाया गया। हालांकि इस फैसले को कुछ संगठनों ने चुनौती भी दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का ये कदम समाज में संतुलन बनाए रखने के लिए बहुत आवश्यक था। कंक्लूजन निष्कर्ष, राजेश शर्मा बनाम उत्तर प्रदेश राज्य 2017 का यह ऐतिहासिक फैसला न केवल धारा 498A के दुरुपयोग को रोकने के लिए बल्कि निर्दोष व्यक्तियों को न्याय दिलाने के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हुआ। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। अगर आपके मन में कोई सवाल है या आप किसी अन्य केस पर जानकारी चाहते हैं तो कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और महत्वपूर्ण केस के साथ। धन्यवाद।